बच्चों, आज के अध्ययन का जो हमारा विषय है वो है महाजनपद कालीन आर्थिक दशा। और आज के वीडियो लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद कालीन जो समाज था उसकी आर्थिक दशा किस प्रकार की थी। अब सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जनपदों का उदय किस प्रकार से हुआ। तो जब आर्य भारत में आए तो आर्य अनेक जनों में विभक्त थे और प्रत्येक जन में अनेक कुटुंब होते थे और एक जाति के पुरुष से उत्पन्न विभिन्न कुटुंब थे, उनके समुदायों का नाम ही जन था। प्रारंभ में ये जो जन थे इनका कोई निश्चित भौगोलिक आधार नहीं था और ये भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भ्रमण करते रहते थे। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि जब ये जन स्थायी रूप से रहने लगे या स्थायी रूप से बस गए और राज्यों का निर्माण हुआ या इनको भौगोलिक आधार जब प्राप्त हो गया तो इनको जनपद नाम दिया गया। जनपद से तात्पर्य होता है जन द्वारा अधिकृत क्षेत्र। प्रारंभ में जनपद में किसी एक वर्ग विशेष के मनुष्य ही रहते थे और उनका जो जीवन था वो एक ही जातीय, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनसे संगठित होता था। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि अनेक वर्ग और जातियों के लोग भी आकर उनके जनपदों में अब बसने लग गए और जिसका जो सबसे सकारात्मक जो परिणाम हमारे सामने आया वो ये था कि इससे जो सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है वो आरंभ हो गया। प्रत्येक जनपद में बहुत सारे गांव और नगर होते थे और यहाँ पर गांवों में नगरों की भी गणना की जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा वैसे ही हम देखते हैं कि जनपदों की जो संख्या है वो कम होने लगी और जो छोटे जनपद हैं वो बड़े जनपदों में विलीन होने लगे और इस तरह से देश में महाजनपद काल का उदय हुआ। और हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के उदय से पहले ही भारत में 16 महाजनपद का हम उल्लेख पाते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र उसमें हमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अब इनके नामों की बात करते हैं कि ये कौन कौन से 16 महाजनपद थे। तो ये थे अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। इसमें भारत से जो बाहर जो महाजनपद थे उनमें हम कंबोज और गंधार को शामिल कर सकते हैं, जबकि दक्षिण में अस्मक महाजनपद था। इसी प्रकार से बिहार में अंग था, मगध था और बज्जी महासंघ था। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। इस तरह से और राजस्थान में भी मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था उसमें लोह धातु का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा और जिसके कारण जनमानस की जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन आए। इस समय समाज में लोगों की जो जीवन यापन करने के लिए उनके द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और इस कारण जो छोटे छोटे जो समूह हैं उनकी जगह अब बड़े बड़े जनपदों का निर्माण होने लगा और ये जो जनपद थे ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरू होने तक महाजनपदों के रूप में संगठित होने लग गए थे। अब बात करते हैं महाजनपदों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो महाजनपदों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए हम यह देखेंगे कि इस काल में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किस किस चीज का विकास हुआ। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि इस काल में लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लग गया था और जिससे उत्पादन के जो साधन है उसमें वृद्धि हुई। लौह तकनीक के विकास ने बड़े बड़े जलयान के निर्माण में सहयोग दिया और इसके परिणाम स्वरूप जो विदेशी व्यापार है वो एक तरह से आरंभ हो गया और इस समय लोग अपनी सीमाओं को जल के माध्यम से पार करके दूसरे देशों में जाने लगे, जैसे कि वो मलेशिया,
इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया आदि देशों तक पहुंच गए थे। और इसके परिणाम स्वरूप व्यापार तो हो ही रहा था, साथ ही में जो सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है वो भी होना आरंभ हो गया। और इस प्रकार से हम महाजनपद कालीन जो अर्थव्यवस्था को हम द्वितीय नगरीकरण के विकास की अवस्था भी कह सकते हैं। दूसरी इस काल की जो मुख्य जो विशेषता थी या इस समय का एक विकास की अगर हम बात करें तो इस समय कई व्यापारिक नगरों का उदय हुआ, क्योंकि हमें इस काल के जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से हमें कई प्रकार के नगरों के उत्थान का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि चंपा, कौशाम्बी, राजगृह, श्रावस्ती, उज्जैनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये प्रमुख जो नगर थे, ये इनका जो विकास है वो महाजनपद काल में ही अपने चरम पर पहुंच गया था। व्यापारिक मार्गों पर स्थित जो नगर थे उनका इस समय बहुत ही महत्व उन्होंने प्राप्त कर लिया था, जैसे कि कंबोज, कौशाम्बी, कौशल और वाराणसी। वाराणसी का व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था इस समय और व्यापार की स्थली बना हुआ था। और यहाँ पर लोग अपने घोड़ों को बेचने के लिए बनारस में आते थे। तो हम देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोगों ने कृषि के अलावा धन प्राप्त करने के बहुत सारे जो साधन हैं उनका विकास कर लिया था। और बौद्ध साहित्य में हमें कई प्रकार के उद्योग धंधों का भी हमें उल्लेख मिलता है, जैसे कि कुम्हार, रथकार, सुनार, धातुकार, बढ़ई और हाथी दांत का काम करने वाले और रेशम का काम करने वाले अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे समाज में प्रचलित थे। और इन्होंने समाज की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूती प्रदान की या आर्थिक दशा को उन्नत बनाने में योगदान प्रदान किया। ये जो कारीगर थे या जो वर्ग थे ये श्रेणियों में संगठित थे और प्रत्येक श्रेणी का एक मुखिया होता था जिसे कि जेतक कहा जाता था। और कभी कभी जो सेठी और जो श्रेष्ठी थे वो भी श्रेणी के मुखिया होते थे। ये जो श्रेष्ठी होते थे ये महाजन का काम करते थे और व्यापारिक श्रेणियों के ये मुखिया होते थे। सभी राजा इन श्रेष्ठियों का बहुत सम्मान करते थे और इस तरह से जहां नगरों में कारीगरों का और जो श्रेष्ठी दो मुख्य वर्ग थे, उसी प्रकार से गांवों में गृहपतियों का भी वही स्थान था जो कि नगरों में श्रेष्ठियों का था। और जो गांव की जो भूमि होती थी वो उर्वरा थी और उसको उर्वरा बनाने में ये जो गृहपति थे या गांव का जो मुखिया होता था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। और इसीलिए बहुत साहित्य में हमें इस तरह का उल्लेख मिलता है कि कई ऐसे गृहपति थे जिनके पास कृषि और भूमि के माध्यम से वो बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण थे। जब हम महाजनपद कालीन आर्थिक दशा का अध्ययन करते हैं तो हमें आभास होता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मुद्रा प्रणाली का उदय हो चुका था और लगभग संपूर्ण भारत में हमें जो खुदाई से चांदी की आहत जो मुद्राएं हैं वो सैकड़ों की संख्या में प्राप्त हुई। और मुद्रा के प्रचलन से जो सबसे ज्यादा सकारात्मक जो परिणाम सामने आया वो यह था कि इससे पहले जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था और अब मुद्रा के आगमन से व्यापार और वाणिज्य में हम एक तरह से उत्तरोत्तर बहुत अधिक विकास देखते हैं। इसके अलावा अगर हम तकनीकी उपलब्धियों के कारण यह भी देखते हैं कि कृषि का उत्पादन भी अब बहुत अधिक मात्रा में होने लग गया और जिसके परिणाम स्वरूप अब अधिक से अधिक राज्यों का उदय होना आरंभ हो गया था। इस तरह से अब हम महाजनपद कालीन आर्थिक दशा की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं कि निष्कर्ष रूप से क्या तथ्य हमारे सामने उपस्थित हुए। तो जब हम संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इस समय समाज में लौह धातु का व्यापक मात्रा में प्रयोग शुरू हो गया था। साथ ही कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र में
फसल उगाने के लिए अलग अलग या विस्तृत क्षेत्र खोजे जाने लगे। साथ में ही ये वो समय था जब नए नए नगरों का जन्म हुआ और विकास होने के कारण जो देशी और जो विदेशी व्यापार है उसका क्षेत्र भी बढ़ने लगा। समाज का वर्गीकरण होने के कारण शिल्प कला का विकास हुआ और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ एक नए उद्योग के रूप में हम विकास भी देखते हैं। करों को शासन का अनिवार्य हिस्सा बनाकर उसे राज्य की आय का मुख्य स्रोत बना दिया गया। साथ में ही अब प्रतिदिन के लेन देन के लिए सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया और इस समय के सिक्कों को निष्क, स्वर्ण, पाद, मासक, काकिनी आदि नामों से जाना जाता था। सिक्कों के लिए तांबे और विभिन्न धातु का प्रयोग भी होने लगा। कृषि कार्यों के लिए इस समय प्रचुर मात्रा में खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाने लगा। साथ में ही इस समय जो व्यापारिक जो फसलें थी जैसे कि कपास, गन्ना और ज्वार के साथ साथ जो अन्य जो धान थे जैसे कि जौ और दलहन उसकी भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन कार्य किया जाना आरंभ हुआ। अगर हम बात करें कि कृषि के अलावा पशुपालन पर, तो अब पशुपालन को और अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जाने लगा। कृषि और पशुपालन के अलावा गांवों में अन्य जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं वो भी इस काल में प्रचलित हुए, जैसे कि रस्सी बनाने का कार्य हुआ या टोकरी बनाने का कार्य हुआ या चटाई बनाने का जो कार्य है वो भी किया जाने लगा, जिससे कि काफी आय होने लगी। ये वो समय था जबकि कृषि का बहुत अधिक विस्तार हो रहा था और इसलिए कृषि उपकरणों को विकसित करने का प्रयास भी इस समय किया जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि इस समय लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगा। साथ में ही व्यापारिक जो नगर है उनका उदय हुआ। साथ में ही जो मुद्रा प्रणाली है वो भी आरंभ हुई और इन सारी चीजों ने मिलकर महाजनपद जो कालीन जो आर्थिक स्थिति है उसको काफी सुदृढ़ बनाए रखा।